हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आप सभी का जेबी इंस्टीट्यूट में। तो जिस पर हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर किया था। आई से मून के बैक क्वेश्चन में। और इस वीडियो में ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन ही करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। तो अभी हम ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका सॉल्यूशन करेंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, इसको आप एलियर मार्क भी कर सकते हो लास्ट रिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले उन लोगों ने हमें क्या दे रखा है। उन लोगों ने दिया है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नोबिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2021 इज गिवन। इसमें हमें आउटपुट दे रखा है 1 लाख यूनिट्स नॉर्मल कैपेसिटी का आउटपुट दे रखा है। और बाद में इन लोगों ने हमें सेलिंग प्राइस भी दे रखी है जो कि है ₹40। वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है जो कि है ₹20। तो इससे हमारा कंट्रीब्यूशन भी निकल जाएगा पर यूनिट, जो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो वो होता है ₹20। और फिक्स्ड कॉस्ट हमें डायरेक्टली गिवन है यहाँ पे, जो है हमारी ₹10 लाख। बाद में ये दे रखा है हमें कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है नोबिया लिमिटेड का। उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 1 लाख शेयर है और ₹10 ईच है। बाद में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 7% डिबेंचर्स दे रखा है और करंट लायबिलिटी भी दे रखा है और टोटल है इसका 30 लाख। बाद में इन लोगों ने दूसरा प्लान कोई चूज़ किया तो उसमें दे रखा है कि नोबिया लिमिटेड इज डिसाइडेड टू अंडरटेक एन एक्सपांशन प्रोजेक्ट टू यूज द मार्केट पोटेंशियल दैट इन्वॉल्व ₹10 लाख। यानी जो नोबिया लिमिटेड है वो डिसाइड कर रहे हैं फर्दर एक्सपांशन के लिए, और उसके लिए उसको फर्दर एक्सपांशन के लिए उसको चाहिए ₹10 लाख। अभी उससे ₹10 लाख चाहिए, वो गिवन है हमें। एंड द कंपनी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज द आउटपुट बाय 50%। तो ये कह रहा है कि जब उसे फर्दर एक्सपांशन करेगा तो फर्दर एक्सपांशन की मदद से जो ये एग्जिस्टिंग आउटपुट है वो आउटपुट चेंज होके नया आउटपुट आ जाएगा प्लस 50% से। तो 1 लाख और उसमें प्लस करो 50%, तो ये हो जाएगा ₹1,50,000 में 1,50,000 यूनिट्स नया आउटपुट आ जाएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय 5 लाख। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आफ्टर एक्सपांशन वो हो जाएंगी ₹15 लाख। इन लोगों ने हमें गिवन कर रखा है। और वेरिएबल कॉस्ट यूनिट पर कॉस्ट यूनिट विल बी डिक्रीज बाय 10%। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी ₹20 वो 10% से डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बन जाएगी 20 माइनस 20%, 10% ऑफ ₹20, तो ये हो जाएगी ₹18। एंड द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस। तो इन लोगों ने बोल रखा है तो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस पे, तो वो रहेगा हमारा ₹40 रहेगा एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस, एंड विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन मार्केट। अभी बाद में उन लोगों ने दे रखा है कि द फॉलोइंग अल्टरनेटिव स्कीम फॉर फाइनेंसिंग द प्रोपोज्ड एक्सपांशन प्रोग्राम्स आर प्लान। तो ये जो प्रोपोज्ड एक्सपांशन प्लान है जो उसे ₹10 लाख चाहिए, वो से प्लान किया कि जो अल्टरनेटिव स्कीम्स है 3 अल्टरनेटिव स्कीम हमें दे रखी है कि जो ₹10 लाख है वो कहाँ से वो फाइनेंस करवा सकते हैं। तो इसमें इन लोगों ने 3 फाइनेंस के स्कीम दे रखे हैं। सबसे पहला है, अगर वो पूरा ये जो ₹10 लाख है वो पूरा अगर इक्विटी से करवाती है फाइनेंस, तो अगर इक्विटी से करवा देगी फाइनेंस तो ये जो ₹10 लाख चाहिए वो ₹10 ईच का जो शेयर है इन लोगों ने डायरेक्टली गिवन कर रखा है, तो उसको न्यू इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ेगा 1 लाख। और बाद में अगर दूसरा प्लान देखें तो दूसरे प्लान में उन लोगों ने बोल रखा है कि 5 लाख के तो इक्विटी शेयर चाहिए इश्यू करेगी, और बाद में जो 5 लाख रिमेनिंग है उसका इश्यू करेंगे 6% डिबेंचर फॉर ₹100 ईच एट पार। तो इसमें 2 इश्यू हो रहा है। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर इशू होगा और दूसरा होगा 6% डिबेंचर। ये भी 5 लाख का, ये भी 5 लाख का, और ₹10 ईच का है, तो ये होगा 50,000 इक्विटी शेयर यहाँ पे इश्यू होगा। और यहाँ पे ये लोग डिबेंचर इशू करेंगे 5 लाख का, ₹100 ईच का है, तो ये हो जाएगा 5,000 डिबेंचर। और लास्ट प्लान जो है उसमें एंटायरली डिबेंचर से इशू होगा। तो ये जो ₹10 लाख है वो एंटायरली डिबेंचर से
इश्यू हो जाएगा। और ये जो है 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, तो 10,000 डिबेंचर इश्यू करना पड़ेगा। और लास्ट में इन लोगों ने गिवन कर फाइंड करना है कि फाइंड आउट द अबव मेंशन्ड अल्टरनेटिव स्कीम who you recommended to Navya Limited with reference to risk and return involved, assuming a corporate tax, और इसमें टैक्स रेट गिवन है हमें 40%। तो इस जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें दोनों प्लान्स जो है हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो भी, और जो हमें नया जो प्रपोज प्लान है फर्दर एक्सपांसन के लिए उसका भी, तो दोनों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये आपको सेपरेट नोटबुक में इसका जो पूरा ओवरव्यू है क्वेश्चन का वो यहाँ पे बता दिया। तो अभी जो हम अलग अलग जो सेपरेट जो हमें इनकम स्टेटमेंट में सेपरेट हेड है उसमें जो हमें अलग अलग हेड का जो फिगर है वो निकालने होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले उसका कैलकुलेशन बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम हमारा जो एग्जिस्टिंग है उसमें हमारा इंटरेस्ट क्या रहेगा वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है उसमें हमारा इंटरेस्ट रहेगा 7 लाख के डिबेंचर ऑलरेडी दे रखे हैं, 10 लाख रुपीज़ का है, और तो 10 लाख रुपीज़ का 7% निकालेगा वो आ जाएगा 70,000 का। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में इंटरेस्ट रहेगा, और एग्जिस्टिंग में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास 10 लाख के इक्विटी शेयर और ₹10 का ईच है, और डायरेक्टली भी गिवन है 1 लाख इक्विटी शेयर है एग्जिस्टिंग में। तो ये तो हमारा एग्जिस्टिंग प्लान का हमने कर लिया। अभी हम देखेंगे अगर एक्सपांसन किया, फर्दर एक्सपांसन, और फर्दर एक्सपांसन में हमने स्कीम जो है फर्स्ट वाली स्कीम लगाई जिसमें हमने पूरा इक्विटी शेयर से इशू किया। तो इक्विटी शेयर से इशू किया तो जो हमारा डेप्ट है एग्जिस्टिंग डेप्ट उस पर तो कोई इफेक्ट आया नहीं, तो इंटरेस्ट तो जो हमने पहले वाला लिखा 70,000 वही लगाएगा, और जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है जो एग्जिस्टिंग है 1 लाख रुपीज़, और उस 1 लाख इक्विटी शेयर उसमें प्लस हो जाएगा जो हमने नई स्कीम से इशू किया ₹10 लाख का, और पर शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़। हाँ, तो नए हमें 1 लाख इक्विटी शेयर और इशू करने पड़ेंगे। तो टोटल हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर हमारे पास हो जाएगा 2 लाख, अगर हमने जो फर्दर एक्सपांसन है इक्विटी शेयर की मदद से इशू किया। तो अभी जो सेकंड प्लान है उसमें हमने 5 लाख का तो डेप्ट ले रखा है और 5 लाख का अब तो इक्विटी शेयर इशू कर रखा है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्कीम है उसमें हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें अगर, तो इंटरेस्ट हमारे पास एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो 70,000 ऑलरेडी है वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो न्यू डेप्ट हमें चाहिए 5 लाख रुपीज़ का उसको हमें इश्यू करना है 6% के इंटरेस्ट रेट से। तो जो 5 लाख रुपीज़ का 6% होगा 30,000 रुपीज़, तो वो आ जाएगा हमारा न्यू डेप्ट का इंटरेस्ट। तो टोटल हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ का। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम अगर सेकंड प्लान में देखें कि हमें उसमें 5 लाख का इक्विटी भी इशू करना है, तो एग्जिस्टिंग हमारे पास 1 लाख है, और उसमें हम ऐड करेंगे हमारे न्यू इक्विटी शेयर जो कि हमें 5 लाख रुपीज़ के चाहिए, और पर शेयर का प्राइस 10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50,000। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा हमारे पास 1 लाख 1 और 1,50,000। और लास्ट जो प्लान है हमने उसमें पूरा डेप्ट से इश्यू किया है, तो जो इंटरेस्ट रहेगा हमारा वो 70,000 तो पहले का है वो तो रहेगा ही, और बाद में जो न्यू आएगा 10 लाख रुपीज़ का और 6% ये लाख में, तो ये आ जाएगा 60,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा थर्ड स्कीम में 1,30,000। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर हम थर्ड स्कीम में देखें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो वो तो सेम ही रहेगा जो पहले थे वही, क्योंकि इसमें तो हमने नई इक्विटी इश्यू किया है। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन था जो आपको एक इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि जो हमने फर्दर एक्सपांसन किया तो उसमें भी जो हमने स्कीम लगाई है, जैसे कि पहले थी इक्विटी शेयर पूरा, बाद में दोनों का मिक्स, और लास्ट में पूरा डेप्ट से, तो उसकी वजह से हमारा जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है और इंटरेस्ट है उस पर क्या इफेक्ट आया, ताकि आपका जो इनकम स्टेटमेंट बने वो
एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड हो। तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं अभी इसको रब कर दूंगा ताकि हम इसका इनकम स्टेटमेंट भी बना सके। तो अभी हम सबसे पहले अभी बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो अभी हम इसका इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो अभी हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। अभी इनकम स्टेटमेंट में भी हमें बनाना है जो एग्जिस्टिंग स्कीम है हमारे पास उसका, उसके बाद बनाना है नई स्कीम जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नई स्कीम है उसका भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं एग्जिस्टिंग स्कीम का प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2 का, और प्लान नंबर हमें 3 का भी बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ तो ये पूरा कवर हो जाए। एग्जिस्टिंग स्कीम का प्लान नंबर 1 का, प्लान नंबर 2 और प्लान नंबर 3 का। तो इसमें हमें इनकम स्टेटमेंट का पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं। ये पूरा इसका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं सेल। तो हमारे पास सेल्स कितनी होगी, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें तो सेल्स एज यूजुअल जो 1 लाख है और इंटू करेंगे 40 रुपीज़ पर यूनिट का प्राइस है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 लाख। और जो हमारी स्कीम नंबर 1, 2 एंड 3 है, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि ये जो एग्जिस्टिंग आउटपुट है वो 50% चेंज होकर 1,50,000 हो जाएगा। तो ये और ये स्कीम तीनों में जो हमारा आउटपुट रहेगा वो हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000, और यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख। तो अगर हम करें मल्टीप्लाई 1,50,000 इंटू 40, तो यह आ जाएगा 16 लाख तीनों में जो हमारा सेल रहेगा। और अब इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो एग्जिस्टिंग स्कीम में तो है 20 रुपीज़ और 1 लाख यूनिट है, तो यह आ जाएगा 20 लाख। और जो हमारा नया स्कीम है तो उसमें उन लोगों ने गिवन कर रखा था कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% से डिक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा 18 रुपीज़। तो 1,50,000 इंटू 18 ये हो जाएगा 27 लाख रुपीज़। 27 लाख रुपीज़। अभी इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 लाख। और ये तीनों स्कीम में हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन वो हो जाएगा 33 लाख। कितना? 33 लाख। अभी हम इसमें से माइनस करते हैं हमारे जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो। तो एग्जिस्टिंग स्कीम में तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज़, और न्यू स्कीम में इन लोगों ने बोल रखा था कि 5 लाख से बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी 15 लाख रुपीज़। और तो ये हो जाएगा हमारा EBIT आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 10 लाख, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 33 लाख माइनस 15 लाख, तो 18 लाख। अभी यहाँ से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है क्योंकि इंटरेस्ट सभी का अलग अलग था। तो जो एग्जिस्टिंग प्लान था उसमें तो हमारे पास इंटरेस्ट था 70,000। जो प्लान नंबर 1 था वहाँ पे हमारे पास जो इंटरेस्ट था वो भी था 70,000, क्योंकि पूरा हमने इक्विटी से इशू किया था। अभी हमारे पास जो प्लान 2 था उसमें हाफ इक्विटी और हाफ डेप्थ था। तो यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट इसके पहले वाले में जो मैंने आपको बताया था तो उसमें हमने कैलकुलेट किया तो ये था 1 लाख रुपीज़। और इसके बाद वाले जो लास्ट प्लान था उसमें हमारे पास इंटरेस्ट था 1,30,000 रुपीज़। तो इसको माइनस करके जो हमारा आ जाएगा नेक्स्ट आएगा EBT। तो 10 लाख है उसमें से 70,000 माइनस कर दिया तो ये तो आ जाएगा 9,30,000। और 18 लाख है उसमें से माइनस कर दिया 70,000, ये आ जाएगा 17,30,000। ये आ जाएगा हमारे पास 17 लाख। और लास्ट में 18 लाख माइनस 1,30,000 आ जाएगा 16,70,000 रुपीज़। इसमें से हम माइनस करते टैक्स रेट जो हमें गिवन था, और वो था हमारे पास @40%। और एक्स को माइनस करेंगे अगर तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा EAT आएगा।
इसको मैं माइनस में लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभी जो टैक्स है वो हमारा है @40%। तो अगर हम इसमें से 40% को, जो 9,30,000 है उसका जो 40% आएगा वो आएगा 3,72,000, और इसमें से हम माइनस करें 9,30,000 को, ये आएगा तो हमारा 5,58,000। अभी 17,30,000 का 40% होता है 6,92,000, और इसको अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा 10,38,000 रुपीज़। अभी 17 लाख का 40% करें हम तो ये हो जाएगा 6,80,000, और इसमें से माइनस करें हम अगर हम 17 लाख तो ये आ जाएगा 10,20,000। लास्ट में 16,70,000 का 40% करें तो ये आ जाएगा 6,68,000, और इसमें से माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,02,000 रुपीज़। अभी हम ये टी हमारा आ गया, इसमें कोई ऐसा रेफरेंस शेयर का कुछ इन लोगों ने दे नहीं रखा, तो EAT हमारा बन जाएगा NI बन जाएगा। TAT जो हमें जीवन है वो ये हमारा NI बन जाएगा। अभी हम निकालेंगे हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। सारे लीवरेजेस निकालेंगे क्योंकि हमें इसमें रिस्क और रिटर्न इन्वॉल्व निकालना है, तो सारे उसमें से हम यहाँ पे लीवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। तीनों का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, फाइनेंशियल लीवरेज का होता है EBIT अपॉन EBT। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो पहले का आएगा 10 लाख टू 30 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो ये आ जाएगा 2। इसका ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा का 33 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख, ये आ जाएगा 1.83, और ये आ जाएगा अभी 1.83 आ जाएगा, और ये भी 1.83 आ जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज आएगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 9,30,000, तो ये आ जाएगा 1.08 ले लेते हैं क्योंकि डेसिमल में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 17,30,000, ये आ जाएगा 1.04, और ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1.06, क्योंकि बाद में भी डेसिमल में 8 है तो इसलिए हमने नेक्स्ट ले लिया। और लास्ट का जो फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 1.08, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आ जाएगा कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज हमारा सबसे पहले आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा 2.15, इन दोनों का कंबाइंड लीवरेज जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1.91, इन दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हो, तो इससे हमारा कंबाइंड लीवरेज भी आ जाएगा। इसका आ जाएगा 1.94 और इसका आ जाएगा 1.98। तो ये तो सारे आ गए इसके लीवरेजेस। और अभी हमें EPS भी निकाल लेते हैं क्योंकि EPS भी एक इम्पोर्टेंट है रिस्क और रिटर्न फाइंड करने में। EPS में मैंने आपको EPS का भी फॉर्मूला बता रखा था, जो होता है NI, यहाँ पे यही NI है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अभी नंबर ऑफ इक्विटी सारे में डिफरेंट है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लान था उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे 1 लाख, दूसरा जो हमने इक्विटी शेयर इशू किया था उसमें था 2 लाख, इसमें था 1,50,000, और यहाँ पे भी था 1 लाख रुपीज़। तो हमें EPS निकालना है तो EAT अपॉन करना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो इसका आएगा 5.58, इसका आएगा 5.19, इसका आएगा 6.8 और इसका आएगा तो लास्ट में हो जाएगा 10.02। तो अभी हमें इन लोगों ने बोल रखा है कि आपको इसमें रिस्क और रिटर्न फाइंड करना है। तो अगर रिस्क और रिटर्न फाइंड करना है तो यहाँ पे हम अगर देखें, जो हमारे कंपनी ने रखी है इन लोगों ने, नविया लिमिटेड, वो अगर रिस्क लेना चाहती है हायर डिग्री ऑफ रिस्क, तो यहाँ पे वो चूज़ कर सकती है जो प्लान नंबर है 3। तो क्योंकि इसमें जो EPS है वो भी इन लोगों का ज़्यादा है और जो कंबाइंड लीवरेज है वो सबसे ज़्यादा है इसमें।
और जो EPS है वो भी ज़्यादा है, तो जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना रिटर्न भी जो है वो ज़्यादा रहेगा। और अगर वो लेस रिस्क लेना चाहती है तो उसके लिए प्लान 2 नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें EPS जो प्लान 3 है उससे कम है, और जो कंबाइंड लीवरेज है, जो होता है फाइनेंशियल लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज का कॉम्बिनेशन, वो भी जो प्लान 3 है उससे कम है। और जो लास्ट अल्टरनेटिव है जहाँ पे जो हमारा EPS जो है वो 5.19 रहता है, वो तो जो हमारा एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उससे भी कम EPS है। तो उसके लिए जो प्लान 1 है उसके लिए वो रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो EPS है वो एग्जिस्टिंग से भी ज़्यादा कम रह गया है, तो उसके लिए हम प्लान 1 को रिकमेंड नहीं करते। तो जो अगर वो रिस्क को ज़्यादा लेना चाहती है तो प्लान 3, और अगर वो रिस्क को थोड़ा कम लेना चाहती है तो प्लान 2, और अगर कुछ नहीं तो प्लान 1 तो रिकमेंड वैसे भी नहीं करे, तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन वो बेटर पोजीशन है। और अगर इसमें आपको ओवरऑल रिस्क पोजीशन में देखना चाहिए, ओवरऑल रिस्क पोजीशन, तो ओवरऑल रिस्क पोजीशन ये 3 सिचुएशन में अगर उसमें देखें तो ओवरऑल जो रिस्क है तो वो इसमें ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा कंबाइंड लीवरेज है वो भी इसमें ज़्यादा है। और इसमें सबसे कम, ये 3 प्लान में देखने जाए तो रिस्क इसमें सबसे कम है, और ये तो मिडल में है, क्योंकि इससे ज़्यादा, इससे कम रिस्क है इसमें और इससे ज़्यादा रिस्क है इसमें। और हमारा अगर रिटर्न भी देखने को जाए तो रिटर्न भी सबसे ज़्यादा इसमें है, क्योंकि EPS सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे रिटर्न सबसे कम है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिटर्न है। तो आप यहाँ पे लास्ट में जो, यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिस्क का एक अलग से कॉलम, और यहाँ पे लिख सकते हो लोवेस्ट, मोर देन प्लान 1 एंड लेस देन प्लान 3, और यहाँ पे आप लिख सकते हो हाईएस्ट, और रिटर्न में भी हाईएस्ट, मोर देन प्लान 1, लेस देन प्लान 3 और लोएस्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा सा लेंथी भी क्वेश्चन था एज कम्पेयर टू प्रीवियस जितने भी हमने किए। इसका एक प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट चांस है कि ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल डिस नहीं था, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने नया प्लान फर्दर एक्सपांशन के बाद किस किस में चेंज आया, इंटरेस्ट में चेंज आया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में चेंज आया, आउटपुट में चेंज आया, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया, फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज आया। तो ये आप अगर इसको ध्यान से देखोगे क्वेश्चन की बारीकी को, तो ये क्वेश्चन एक ईजी क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लास्ट के 10, 11 और 12 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो सॉल्व करेंगे। और इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो लास्ट वीडियो रहेगा, और इसके बाद ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।